न्यूक्लियस की साइज और एटम की साइज के बीच में 1 लाख गुना का अंतर होता है। इसको फिर आगे फिर उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी कि साहब अगर क्रिकेट का स्टेडियम अगर एक एटम की साइज है तो उसके सेंटर में रखी हुई क्रिकेट की बॉल जो है वो उसके न्यूक्लियस को बता रही होगी। इतना एनलार्ज्ड डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे करके मतलब वो बताया गया है एक एनालॉजी करके। ठीक है, समीशन में लिखना आपको मैंने सिखाया कि ऐड हो रही हो तो इसी हिसाब से समीशन में लिखते हैं। जो चीज वेरी कर रही है उसको फाइंड आउट करो और उसको आई इंडिसेस दे दो। इसको बोलते हैं आई इंडिसेस देना, आई इंडेक्स देना और उसको वेरी करा दो 1 से n तक समीशन में। हिसाब अब इसका मतलब ये है कि अपन इस पूरे को खोल के किस रूप में लिख सकते हैं, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 18, माइक चालू है और हमारी जो चैप्टर 1 की सीरीज है उसका हमारे पास आज लेक्चर नंबर 18 आ चुका है। क्या क्या है सर आज का टॉपिक? देखो दो टॉपिक है, एक तो है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कूलम्ब्स लॉ जो कि जैसा कि आपको दिख रहा है, और इसके बाद हम एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं रखूं, लेकिन मैं देखा चलो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। कूलम्ब्स लॉ वैसे तो ऑल द हो चुका है हमारे पास, क्वेश्चंस के साथ हमने कंप्लीट किया है। लेक्चर टिल लेक्चर नंबर 17 तक हमने उसको विद क्वेश्चंस खत्म किया है। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ फैक्ट्स अगर आपको पता भी होंगे, नहीं भी लिखो, अगर ओरली भी वर्बली भी अगर आपको पता होंगे, ये एक बार गो थ्रू कर लो इसको तो ठीक रहेगा, इसलिए मैंने सोचा इसको इंक्लूड भी कर लेते। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जैसा कि आपने थंबनेल पर दोनों हेडिंग्स देख रखी है। तो आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि सर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सब ये चीजें कूलम्ब्स लॉ पर अप्लाई होती है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कूलम्ब्स लॉ लगाते वक्त, और कुछ नहीं। कि सर फॉर कूलम्ब्स लॉ चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। याद रखना कूलम्ब्स लॉ में जो आप फॉर्मूला लगाते हो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला उन्हीं चार्जेस के लिए लगता है जो चार्जेस कैसे हो, रेस्ट पे मौजूद हो, उनके लिए ही लगता है। और साथ ही शुड बी कंसिडर एज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा, बड़ी बॉडी के लिए नहीं लगेगा। आगे चल के हम गॉस लॉ में बड़ी बॉडीज के लिए जो है, बड़ी बॉडीज मतलब जो एनलार्ज्ड बॉडीज है जैसे कि रिंग हो गई, स्फेयर हो गया, ठीक है, एक रॉड हो गई, उनमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और फिर उनके द्वारा जो फोर्स होगा, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर फोर्स भी निकाल सकते हैं फिर अपन चाहो तो फिर उन पे कंसीडर अलग से किया जाता है। तो फोर्स यहाँ कूलम्ब्स लॉ तभी लगेगा जब पॉइंट चार्जेस हो दोनों के दोनों, और हमारे पास कैसे हो, रेस्ट में हो। क्यों सर? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग चार्जेस, क्योंकि मूविंग चार्जेस अगर है तो मूविंग चार्जेस पे जो फोर्स लगता है उसे कूलम्ब्स लॉ से ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता, कूलम्ब्स लॉ से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दीज चार्जेस। क्योंकि जब मूविंग चार्जेस जो होते हैं, मूविंग चार्जेस जो होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। आगे चल के चैप्टर नंबर 4 में ये चीज इंट्रोड्यूस भी हो जाएगी कि किस हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स उसमें एक्ट होता है। तो इसलिए सिर्फ रेस्ट वाले पर ही कूलम्ब्स लॉ लगाया जाता है, मूविंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे, Coulomb's law is not valid for the force between the charges in the range between 10 to the power minus 15 मीटर। इसको बोलते हैं बच्चों फेम्टो, फेम्टोमीटर। क्या बोलते हैं सर इसको? आगे चल के अपन आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में, एटम्स वाले चैप्टर्स में इसको अपन पढ़ेंगे भी, और इस पूरे को कंबाइन बोलते हैं फर्मी फेम्टोमीटर। आप ऐसे कर सकते हो कि फेम्टो का एफ ई ले लिया और मीटर के लिए एम आई लगा दिया, तो ये बनता है कुछ फर्मी। फेम्टोमीटर बोल दो या फर्मी बोल दो। तो ये वाली अगर डिस्टेंस है भाई, ये आर लगाते हैं ना, यहाँ पे नीचे क्या है, आर है दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। तो ये अगर दो चार्जेस के बीच की दूरी फेम्टोमीटर के करीब है तो फिर उस केस में कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, नॉट वैलिड है उस केस में। अगर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, देखो लिखा है ना, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द रेंज बिटवीन, रेंज मतलब वही उनके बीच की दूरी है, या लेस, इतनी हो या इससे कम हो, क्योंकि इस केस में अब न्यूक्लियर फोर्स भी जो है प्रेजेंट होने लग जाता है। आगे चल के आप चैप्टर नंबर 12 में, एटम्स वाले में, न्यूक्लियर वाले चैप्टर्स, ये चीज आप समझेंगे कि किस हिसाब से कि एटम की जो रेडियस मानी गई है ऑन एन एवरेज वो 10 टू द पावर माइनस 10 एक एंगस्ट्रॉम मानी गई है, और न्यूक्लियर की जो मानी गई है वो इतनी मानी गई है। और ऐसा कहा गया है कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, न्यूक्लियस की साइज और एटम की साइज के बीच में 1 लाख गुना का अंतर होता है। इसको फिर आगे फिर उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी कि साहब अगर क्रिकेट का स्टेडियम
अगर एक एटम की साइज है तो उसके सेंटर में रखी हुई क्रिकेट की बॉल जो है वो उसके न्यूक्लियस को बता रही होगी। इतना एनलार्ज्ड डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे करके मतलब वो बताया गया है एक एनालॉगी करके। ठीक है, तो याद रखना कि अगर ये वाली डिफरेंसेस दे रखी है, ये वाली साइजेस दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है दो चार्जेस के बीच की, तब भी आप कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि साहब द वैल्यू ऑफ कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। कह रहा है कि कूलम्ब्स फोर्स जो है वो अनअफेक्टेड होता है दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस में। उसको कोई मतलब नहीं है, दो पॉइंट चार्जेस अगर है और इनके अलावा भी कुछ और पॉइंट चार्जेस है तो इनके बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को बाकियों की प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं है। हम तो हमारे बीच का इंटरेक्शन करेंगे, तुम चाहे देखो हमें या मत देखो। तो समझ रहे हो, तो वो उनका इंटरेक्टिव फोर्स, उनका कूलम्ब्स फोर्स लगकर ही रहेगा और उसी मैग्नीट्यूड में जितना अपन फॉर्मूला करके निकालते हैं। चाहे सामने वाला कई अगल बगल वाले चार्जेस उन्हें देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, हालांकि उनकी प्रेजेंस में अपन नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, उन पर भी एक नेट फोर्स कंसीडर किया जाता है अगर किसी पॉइंट चार्ज पर उनकी प्रेजेंस में। वो अपन आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में इसी सेक्शन, इसी वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि किस हिसाब से अनअफेक्टेड होता है और अदर चार्जेस की प्रेजेंट कैसे कंसीडर की जाती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। एज कूलम्ब्स फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, लेकिन अनअफेक्टेड होता है, लगकर तो रहेगा। अगर दो चार्जेस का कोई ग्रुप है तो उन पे लगकर तो रहेगा, भले ही अदर चार्जेस मौजूद हो या नहीं। आगे कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी हमने पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल वाले क्वेश्चन में, शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 16 में हमने ये चीज पढ़ रखी है। इनवर्स स्क्वायर लॉ वो फॉलो करता है और कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मुझे नहीं लगता आपको वापस से बताने की जरूरत है, क्लास 11th में जाकर के इनकी डेफिनेशन देख लेना, कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन जो है डिफरेंट पाथ्स के लिए सेम होता है या नहीं होता, ये कमेंट में आपका होमवर्क है, आपको बताना जरूर है। ठीक है, तो बस ये कुछ बातें थी कूलम्ब्स लॉ को लेकर के। अब नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं जिसमें अपन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ रहे होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यदि एक से अधिक चार्जेस मुआशरे में मौजूद हो, सोसाइटी में मौजूद हो, तो हम उन सभी की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स किस हिसाब से देखेंगे, या उनके बीच में जो भी फोर्सेस का सिनेरियो रहेगा वो किस हिसाब से देखते हैं, तो वो देखते हैं। आइए समझते हैं। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ये हमको पता है। अब बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स रहेगा किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स रहेगा वो बाकियों की वजह से, जैसे अगर ये दोनों कंसीडर कर दिए तो अब इनका, इन दोनों अदर चार्जेस का इन दोनों के म्यूचुअल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। Thus the resultant force on a stationary point charge, कोई भी अगर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, हालांकि सारे स्टेशनरी कंसीडर करेंगे यहाँ पर, वैसे भी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ड्यू टू टू और मोर अदर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है। इनमें से अगर किसी को रैंडमली, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पर अगर अपन को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, देखो यहाँ पर ये लैंग्वेज ठीक से पढ़ो कि रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं किसी एक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर है, वो पॉइंट चार्ज कैसा है, रेस्ट पर है, आप रेस्ट पढ़ लो इसको, किसी एक रेस्ट वाले पॉइंट चार्ज पर किसकी वजह से निकाल रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, बाकी सारे स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस जो कि उसके आसपास मौजूद है। इस केस में जो अपन ने रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहा है वो किस पर निकालना चाहा है, क्यू नॉट पर, इस पर अपन ने रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहा है बाकी सभी इसके आसपास मौजूदा बाकी सभी अदर चार्जेस के कारण, जो कि ऑब्वियसली वो भी स्टेशनरी है, कैन बी डिटरमाइंड। और ये चीज, ये जो पन्ने जो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे वो किस प्रिंसिपल के द्वारा निकालेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा निकाला जाएगा। क्या होता है आइए समझते हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, जो टोटल फोर्स होता है किसी भी एक गिवन चार्ज पर, किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन चार्ज पे जो टोटल फोर्स निकालते हैं वो वेक्टर सम होता है। क्या होता है? वेक्टर सम होता है of the individual forces exerted on the given charge by all the charges। क्या मतलब हुआ सर? इसको देखो, इंग्लिश की क्या खासियत होती है कि उसकी हिंदी जब बनाते हैं तो यूजुअली उल्टा पढ़ा जाता है। बाकी सारे ऑल द चार्जेस, बाकी सभी अदर चार्जेस के कारण जो उस गिवन चार्ज पर, इस Q0 पर जो भी फोर्सेस एग्जर्टेड कर रहे होंगे, ये लगा रहा होगा इस तरफ, ये लगा रहा होगा इस तरफ, ये लगा रहा होगा उस तरफ, तो ये जितने भी फोर्सेस एग्जर्टेड हो रहे हैं इस Q0 इस गिवन चार्ज Q0 पर, उन सभी का क्या लेंगे? वेक्टर सम लेंगे। तब जाकर के टोटल फोर्स मिलेगा हमें किसी एक पर्टिकुलर गिवन चार्ज। अब वेक्टर सम कैसे लेते हैं? दो या दो से अधिक वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर सम कैसे करते हैं, या मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स वाले लेक्चर में समझा रखा है। लेक्चर जरूर देखकर आइएगा, हो सके तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा आपको, ठीक है, इमेज। नहीं तो अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ऐड कर दूंगा, नहीं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आपका जैसे ही कमेंट आएगा मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है। एडिट करने में फिर भूल जाते हैं कि भाई किया या नहीं किया, ठीक है, तो वो इसलिए डिपेंड करता है, भूल जाओ। और अगर आप देख रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है तो मांग लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कोई शर्म वाली बात नहीं। नहीं तो आप खुद जाके ढूंढ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे चैप्टर 1 की, ठीक है, उसमें जाकर के आपको देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स, दोनों लेक्चर्स को समझ कर आइए, वेक्टर सम अपने आप क्लियर हो जाएगा। खैर, अभी तो जिनका समझा हुआ है उन तो वो तो आगे बढ़ते हैं। तो 4:12 हो चुकी है, ठीक है, आइए देखते हैं तो क्या कहता है, ये समझते हैं इसको, है ना। वेक्टर सम कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से समझो, है ना। लाइन, आपको पता है लाइन ऑफ जॉइनिंग क्या होती है, कि सब ये दोनों चार्जेस अगर है, मान मेरे जैसे पहले तो अपन ने क्या कंसीडर किया, कार्टेशियन प्लेन कंसीडर किया, एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस अपने पास है और एक प्लेन मौजूद है। उस स्पेस में, अब तीनों एक्सिस है तो स्पेस बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा, तो उस स्पेस में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है, मान लेते हैं कुछ n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है। अब ये लैंग्वेज है, ये लिखवाने की जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको मैथमेटिकल रूप बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ Q1 चार्ज भी होगा, कुछ Q2 होगा, Q3 Q4, ऐसे खूब सारे चार्जेस होंगे और टोटल कितने मान लेते हैं सर, कि सब n चार्जेस उसमें मौजूद है अपने स्पेस में, कुछ n चार्जेस मौजूद है, कितने भी हो सकते हैं, 150 कितने भी हो सकते हैं। सभी की वजह से इस Q0 चार्ज पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, जैसा कि हमने देखा कि कुलाम्स लॉ लगता है, टू बॉडी इंटरेक्शन होता है, ये भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा इस पर, ये भी कुछ लगा रहा होगा, Q3 होगा तो वो भी कुछ लगा रहा होगा, ऐसे करके सभी Qn भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। अब हमको ये पता है कि अगर दो चार्जेस ऐसे होते हैं, दो चार्जेस अगर अपने पास है, Q1 है Q2 है, तो इन पर जो फोर्स लगता है वो अपन ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में देख रखा है, वो लेक्चर भी जरूर देख कर आना इसको समझने के लिए, कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर लगता है, दो चार्जेस के बीच में जो दो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वहां उसके अलोंग लगता है इन पर चार्जेस, ये हमको पता है सर। हाँ सर, तो बस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसके अलोंग लगेगा। अब मान लेते हैं सभी पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये इसको दूर भेज रहा होगा, इसलिए Q0 पर, ये जो आपका Q0 है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दूर जाता हुआ, ये इसको दूर भेज रहा है, इसलिए ये आपके पास, तो इसको बोलेंगे सर, अपन क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन। क्या बोलेंगे सर? फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन, इस पे लगा रहा है, जीरो पर लग रहा है वन की वजह से। ये सर, ये लग रहा है, ये भी दूर भेज रहा है, तो फोर्स ऑन जीरो लग रहा है ड्यू टू टू, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू टू। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ जरूर देख कर आना, आसानी से क्लियर होगा ये, वरना ये क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। क्यू एन इस पर लगा रहा है, तो फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू एन, ये सारे के सारी कैसी क्वांटिटियां है, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमको पता है। तो अब बस कुछ ही नहीं होगा, टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स या नेट फोर्स जिसको आप बोलते हो ऑन Q0 चार्जेस, कैसे करेंगे सर, तो वो आ जाएगा सर टोटल फोर्स F नेट, नेट फोर्स
ऑन क्यू जीरो चार्जेस क्या आ जाएगा सर, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू थ्री। अरे कुछ क्यू थ्री चार्जेस भी तो रहे होंगे, ऐसे करके टोटल कितने चार्जेस है सर, एन नंबर ऑफ चार्जेस, तो सभी के लिए लिखेंगे। और कब तक लिखेंगे, जब जब तक कि सारे चार्जेस कंप्लीट नहीं हो जाते, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू एन तक सभी एन चार्जेस के लिए लिखेंगे ये सर। अब बस अब कुछ ही नहीं है, कुलाम्स लॉ में जो अपन ने वेक्टर फोर्स निकाला था, उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया था, बस उस फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप लिख दो। अब क्या होता है ये देख कर आना, यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन क्या होता है कि सर वही के क्यू वन क्यू टू क्यू जीरो क्यू वन, अरे दोनों के बीच का चार्जेस क्यू जीरो क्यू वन बाय आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ये चीज बताया था मैंने कि उसको कैसे लिखते हैं अपन, आर जीरो वन, दोनों के बीच की दूरी जो फोर्स होता है उसी हिसाब से लिखते हैं, इसका वेक्टर का इसका स्क्वायर, और आर जीरो वन कैप, क्योंकि वेक्टर एक क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर अपन ने एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर लिया उसको एक वेक्टर क्वांटिटी शो करने के लिए। प्लस एफ जीरो टू कैसे लिखेंगे कि सर क्यू जीरो क्यू टू के बीच का अपॉन आर जीरो टू, इस दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, और आर जीरो टू कैप एक यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इसके लिए भी आ जाएगा जीरो थ्री के लिए, ऐसे चलते चलते एफ जीरो एन तक चलेगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा क्यू जीरो क्यू एन अपॉन आर जीरो एन वेक्टर का स्क्वायर आर जीरो एन कैप। सभी में क्या कॉमन आ रहा है सर, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी के है, क्यू नॉट है, के क्यू नॉट है, के क्यू नॉट है, सभी में है। तो इन सभी को क्या कर लो आप, बाहर कर लो। तो के और क्यू नॉट सभी में से क्या आ गए, बाहर आ गए। अंदर क्या बच गया, अंदर फिर सभी के अलग अलग चीजें बच गई, क्यू वन आर जीरो वन का स्क्वायर आर जीरो वन कैप, प्लस क्यू टू आर जीरो टू का स्क्वायर प्लस आर जीरो टू कैप। ऐसे करते करते क्यू एन तक है, और आर जीरो एन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आर जीरो एन कैप, ये सारी वेक्टर क्वांटिटियां है। हाँ ना बोल भैया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को आपकी बुक में समअप करके लिखा गया है, ये पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट जो है इसको पूरे के पूरे को समअप करके आपको एक छोटा सा लिख दिया गया है। क्या सर वेरी क्या चीज कर रही है, देखो वन टू थ्री ऐसे वेरी कर रहा है सारा, वन टू थ्री फोर ऐसे अप टिल एन वेरी कर रहा है, इधर भी वन टू थ्री फोर अप टिल एन वेरी कर रहा है। तो जो चीज वेरी कर रही है उसके नीचे मैं यहाँ पे ब्लू मार्क लगा देता हूँ, ये चीज यहाँ पे वेरी कर रही है, ये देखो कर रही है ना सर, हाँ सर ये चीज बदल रही है, जीरो नहीं बदल रहा। तो बस इसी को ध्यान में रखकर अपन इसको समअप करने की कोशिश करते हैं, और आपके पास जो नेट फोर्स आता है क्यू पर, क्यू जीरो पर, वो कितना आता है सर, ये आता है के क्यू नॉट, ये तो सब में कॉमन था बाहर आ गया था। फिर समेशन, देखो समेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऐड हो रही है चीजें, अगर प्रोडक्ट हो रही होती है तो अपन लगाते हैं पाई, ये लगाते हैं, अगर ऐड हो रही होती है तो समेशन लगाते हैं, प्रोडक्ट हो रही होती है तो पाई लगाते हैं। तो समेशन किसका समेशन, कि सर मान लेते हैं किसी आई इंडिसिस का समेशन, कहां से कहां तक, वन टू थ्री से लेकर के एन तक, तो वन से एन तक। अब जहां पर वन टू थ्री चल रहा है वहां की जगह बस क्या लिख देना है, आई लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू आई बाय आर जीरो आई और आर जीरो आई कैप, और इधर इसका स्क्वायर, थोड़ा सा दूर कर दूं इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और आर जीरो आई कैप। ये आ गया सर आपके पास नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज, सभी एन चार्जेस की वजह से। समेशन में लिखना आपको मैंने सिखाया कि एक ऐड हो रही हो तो इसी हिसाब से समेशन में लिखते हैं, जो चीज वेरी कर रही है उसको फाइंड आउट करो और उसको आई इंडिसेस दे दो, इसको बोलते हैं आई इंडिसेस देना, आई इंडेक्स देना, और उसको वेरी करा दो वन से एन तक समेशन में कि साहब। अब इसका मतलब ये है कि अपन इस पूरे को खोल के किस रूप में लिख सकते हैं, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, बस ये है इसका। तो ये था आपके पास फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आने वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे हैं। इससे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में, कि किस प्रकार मल्टीपल चार्जेस दे रखे हो और किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना चाह रहा हो तो किस हिसाब से निकालते हैं, तो न्यूमेरिकल आते हैं इस पर।
टॉपिक अपने आप में भले ही ना आए, लेकिन आपको फिर भी पता तो होना चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और कंसाइज फॉर्म कैसे लिखा जाती है। नई चीज तो सीखी नॉलेज के लिए, इसलिए ठीक है। तो बस यही था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।